जय हिंद सभी को दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि आपकी जो आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी हैं वो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको किस तारीख को मिल जाने वाला है। 23 जनवरी 2025 को आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको फॉर्म फिलअप की डेट भी वहाँ पर बता दी जाएगी कब से फॉर्म फिलअप होना है। तो इसी कड़ी को यहाँ पर देखते हुए इसी मुद्दे को देखते हुए अपन लोग, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे आप, तो उसमें मैंने अभी तक 2 शिफ्ट के पेपर करा दिए थे। ठीक है, 2 शिफ्ट अभी तक मैंने कराए हैं। और आज आपका देखा 22 अगस्त 2022 का यहाँ पर सेकेंड, यानी कि सेकेंड नहीं है, फर्स्ट शिफ्ट का आपका यहाँ पे पेपर रहने वाला है। ठीक है, और इसमें दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि मैं साइंस करा रहा हूँ अभी। तो 25 क्वेश्चन साइंस के होते हैं 100 में से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 25 नंबर की साइंस है 100 में से, यानी कि अगर आप साइंस में से पूरे क्वेश्चन कर रहे लेते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे मजबूत रहेंगे तो आप पूरे में से पूरे नंबर भी यहाँ से बटोर सकते हैं। क्लियर है ना? तो इसी मुद्दे को यहाँ पे हम देखते हुए कि साइंस बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए हम साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ताकि आप उसका पैटर्न समझ सकें, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे आगे पैटर्न चेंज हो सकता है, वैसा भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ेंगे बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि आज के परिदृश्य में मनुष्यों की अभिवृत्ति में हुए किस परिवर्तन ने अजैव निम्नीकरण, ठीक है, अजैव निम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और अपशिष्ट यानी कि कचरा था एक तरह से, के उत्पादन को कुछ हद तक कम करने में सहायता की है। ठीक है, तो मनुष्य के द्वारा ऐसी कौन सी चीज जो अपनाई गई है कि जो गैर, ठीक है, जो गैर अजैव निम्नीकरण यहाँ पे अपशिष्ट होता है उसको उत्पादन यहाँ पर कुछ हद तक कम किया जा सके, ऐसा क्या मनुष्यों ने अभी तक किया है। ठीक है, ताकि जो एनवायरनमेंट में है वो जो आसानी से उसका क्या नहीं होता, अपघटन नहीं होता, उस कचड़े को कम करने के लिए अपन मनुष्य लोग हैं वो क्या अभी तक कदम उठाए हैं। ठीक है, ये है। तो यूज एंड थ्रो अभिवृत्ति, जीवन शैली में सुधार, पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग। पैकेजिंग में अगर प्लास्टिक का आप उपयोग कर रहे हैं तो ये तो आप सुधार नहीं कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक भी तो एक अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। ठीक है, यानी कि इसका वो नहीं हो सकता डिकम्पोजेशन। ठीक है, यानी कि अपघटन नहीं हो सकता है। और जूट के थैलों का उपयोग, ठीक है, तो जूट के थैलों का उपयोग, दिस इज द राइट आंसर, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन फ्रेंड्स। राइट क्यों है आपको पता होगा। राइट इसलिए है ये क्योंकि ये आपका जो जूट होता है वो क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि जैव निम्नीकरण होता है, अजैव निम्नीकरण नहीं होता है। तो अगर इसका यूज हम अपन लोग कम कर रहे हैं, जैसे पन्नी की पॉलीथीन की थैलियों की जगह जूट के थैलों का ही उपयोग कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, एनवायरनमेंट के लिए सही है। ठीक है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, यानी कि इसको इससे एनवायरनमेंट को कोई लॉस नहीं होता, नुकसान नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8वां क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको बताना है कौन सा है, चयन करना है। ठीक है, तो पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, मानव अमाशय नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा अमाशय होता है, स्टमक होता है, वो क्या करता है कि HCl, ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड का यहाँ पे उत्पादन करता है। ठीक है, HCl का, ना कि नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का क्या फार्मूला होता है, HNO3। क्या होता है, HNO3। ठीक है, तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया। क्लियर है ना? उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय को क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है। बिल्कुल आपका ये राइट हो जाएगा। देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय उत्पन्न करता है, उसका उत्पादन करता है। और ये जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो तो एसिड है। एसिड वैसे अगर नॉर्मली स्किन पे अगर आपके पड़ जाता है तो जला देता है,
लेकिन अमाशय की परत को क्यों नहीं जला पाता? क्योंकि जो अमाशय होता है ना, उसमें जो अंदरूनी लेयर होती है, तो उसमें क्या होता है, म्यूकस, ठीक है, म्यूकस की लेयर बनी होती है, जिससे अमाशय का कोई भी लॉस नहीं होता, ठीक है। नहीं तो अगर आप लोगों को पता होगा जी, अब अमाशय में अल्सर वगैरह पड़ जाते हैं, अमाशय के छाले वगैरह जब पड़ते हैं अमाशय में, पेट में हमारे, तो उसमें क्या होता है कि म्यूकस की लेयर क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको क्या कर देता है, अमाशय की दीवार को जलाने लगता है। तभी तो अपन को जलन होती है, और कई बार तो मल द्वार से खून भी निकलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका होता है। तो दिस इज द राइट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कथन केवल दूसरा ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9th नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें आपका बोला जा रहा है कि विद्युत धारा के चालन की जांच, ठीक है, विद्युत धारा के चालन की जांच करने के लिए रवि क्या करता है, एक प्रयोग करता है, ठीक है। वह फिर आगे बोला जा रहा है, वह विभिन्न जलीय विलयन या द्रव यानी कि विद्युत अपघट्ट के रूप में लेता है, और उसके बाद बोला जा रहा है, और इसमें से विद्युत प्रवाहित करने का प्रयास करता है, और पदपथ को एक बल्ब से जोड़ता है, और निम्न में से किसकी उपस्थिति में बल्ब नहीं जलेगा, आपको बोला गया है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा आपसे बोला गया है कि जैसे अगर यहाँ पर कोई जैसे यहाँ पे ले लेता है, यहाँ पे ऐसा ले लेता है, ठीक है, और एक एक यहाँ से लगा देगा एक लाइव वायर, और यहाँ पे भर देगा एक क्या, विद्युत अपघट्ट, ठीक है, कोई भी। अब वो हमें पता करना है, देख के ऑप्शन की कौन सा यहाँ पे होगा जिससे बल्ब क्या नहीं होगा, नहीं जलेगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये लाइव वायर प्लस का ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का ले लेते हैं। तो अब बताना है कि यहाँ पे अगर इनके बीच में, अब अगर इनको आपस में जोड़ा जाता है, तो बीच में अगर बल्ब लगा है तो एक किस में से जलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस में बल्ब नहीं जलेगा। बल्ब कैसे जलेगा, जब करंट आपस में यहाँ पे विलयन में प्रवाहित हो जाएगा, तभी तो प्लस माइनस आपस में मिलेंगे। तो कैल्शियम क्लोराइड यानी कि CaCl2, ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम भी दोस्तों एक आयन है, Ca, ठीक है, Ca पॉजिटिव आयन है, ठीक है। और आपका Cl2 नेगेटिव आयन है, Cl2, ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव आयन है। तो आयन वाले जितने भी होंगे ना विलयन, तो इनमें क्या होगा, करंट धारा प्रवाहित होगी, तो बल्ब तो जल जाएगा, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड NaCl में Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है, तो ये भी आयन बना रहे हैं। और कॉपर सल्फेट में CuSO4 में कॉपर आपका क्या है, कॉपर भी आपका पॉजिटिव आयन रखता है, और सल्फर आपका नेगेटिव आयन, तो यहाँ भी आयन बन रहा है। लेकिन जो ऑक्टेन होता है, ऑक्टेन यानी कि क्या होता है, ऑक्टेन का फॉर्मूला अगर बात करें तो एक तरह से एल्केन है ये, और 8 कार्बन हो गए क्योंकि ऑक्ट लगा है, तो C8H 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। तो ये ऑक्टेन का फॉर्मूला हो गया। इसमें दोस्तों कहीं भी आपको आयंस नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अगर इसका यूज कर रहा है ऑक्टेन का क्या, रवि प्रयोग में, तो बल्ब का नहीं होगा, नहीं जलेगा। बाकी कैल्शियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड या फिर कॉपर सल्फेट, इन तीनों में से किसी का भी यूज करेगा तो बल्ब जल जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका कि दो पारदर्शी माध्यम है, ठीक है, इसमें ए है और एक बी है। आगे बोला जा रहा है कि चाल यहाँ पर दी गई, एक ही चाल है, 2 मल्टीप्लाई 10⁸ 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो बी पारदर्शी माध्यम है उसका अपवर्तनांक चाल दी गई है इतनी, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि माध्यम बी के सापेक्ष में माध्यम ए का अपवर्तनांक आपको बताना है। तो माध्यम बी के सापेक्ष में एक अपवर्तनांक बताना है आपको, यानी कि आपको क्या बताना है, म्यू बी ए, ये चीज बताना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बी यानी कि जो अपवर्तनांक किसके, बी के सापेक्ष में ए का, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपन अगर अलग अलग मीडियन का अगर अपवर्तनांक निकालते हैं, तो जैसे हम म्यू ए निकाल रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। तो म्यू ए अगर निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, उसका प्रकाश में चाल, ठीक है, मतलब कि निर्वात में प्रकाश की चाल यानी कि C, और बटे उसकी वेलोसिटी, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सभी लोगों को पता होगा कि जो
प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर जो ए माध्यम में चाल दी गई है प्रकाश की, वो दी गई है 2 × 10⁸, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका कितना आ जाने वाला है। तो यहाँ से जो अपवर्तनांक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 पॉइंट यानी कि 3/2 ही ले लेते हैं अपन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम म्यू भी निकालना चाहेंगे तो वो आपका 3 × 10⁸ बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको अगर उसमें फ्रैक्शन में लिख देते हैं तो 4 दूनी 8, 9/4, ठीक है, 9/4 और मल्टीप्लाई 10⁸, तो इससे ये तो कट जाएगा। तो ऊपर आपका देखो 3 से ये कट जाएगा, ऊपर 4/3 यानी कि हो गया, ठीक। तो अब हमें ये निकालना है किसके, बी के सापेक्ष में एक अपवर्तनांक, ठीक है। अगर ऐसा लिखा होता ना, कई बार इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, जैसे म्यू ए बी लिखा है यानी कि माध्यम ए के सापेक्ष में माध्यम बी का अपवर्तनांक, लेकिन यहाँ पे म्यू बी ए है यानी कि माध्यम बी के सापेक्ष में माध्यम ए का अपवर्तनांक, ठीक है। यानी कि आपको क्या लेना होगा, माध्यम बी के सापेक्ष में, तो माध्यम बी के सापेक्ष में बोला गया तो बी का अपवर्तनांक जो रहेगा, माध्यम बी का अपवर्तनांक नीचे रहेगा और माध्यम ए का अपवर्तनांक ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से ए का कितना है आपका 3/2 है, और बटे में जो बी का अपन ने निकाला है 4/3, ठीक है। तो भाग देंगे तो 4 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो अब यहाँ से जो कट पिट रहा है तो कट दीजिए, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऊपर 9 बटे आपका 8 आया, तो इसका 1.125 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सेम यही मेथड आपको निकालना, अलग अलग माध्यम में अपवर्तनांक उसका निकाल लेना है, ठीक है। बाद में आपको एक से उनके आपस में अपवर्तनांक निकाल देना है, कौन किसके सापेक्ष में बोला गया, ठीक है। जिसके सापेक्ष में बोला जाए उसका अपवर्तनांक नीचे रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन में फ्रेंड्स यही बोला जा रहा है आपका कि जब किसी वस्तु को लेंस से 2f दूरी पर रखा जाता है, ठीक है, तो उत्तल लेंस द्वारा उत्पन्न आपको आवर्धन यानी कि मैग्निफिकेशन m है, और उसको बताना है कितना होगा, ठीक है। m की वैल्यू बताना है, उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा यदि आप किसमें, उत्तल लेंस में कोई वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, 2f की दूरी पर, ठीक है, 2f दूरी पर वस्तु को रख रहे हैं, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसका मुख्य अक्ष यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, अगर ये इसका क्या है, फोकस है, ठीक है, f1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे उसके लगभग दोगुना दूरी पर हो जाएगा क्या, 2f, ठीक है, ठीक है। और इसको f ही रहने देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बोला गया है 2f है, तो ये आपका f हो जाएगा, ठीक है। तो आप इधर भी ले लेते हैं, इधर आपका हो जाएगा f डैश ले लेते हैं, और इधर आपका 2f डैश, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर वस्तु कहाँ पे रखी जा रही है, आपकी वस्तु यहाँ पर फ्रेंड्स रखी जा रही है 2f पर, ठीक है। अगर यहाँ पे वस्तु को आप रख रहे हैं तो इसका बोला जा रहा है कि अब इसका आवर्धन कैसे होगा, कहाँ पे बनेगा। तो मैग्निफिकेशन जो लेंस का होता है दोस्तों, वो होता है आपका v/u होता है। अगर आपको v/u नहीं पता है, वस्तु की हाइट और इमेज की हाइट दी गई है, तो वो होता है आपका हाइट ऑफ, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर है ना। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। लेकिन अभी अपन को देखते हैं कि लेंस से वस्तु की दूरी 2f दी गई है, यानी कि यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ से ऐसे किरण हम जब डालेंगे, वो कक्ष के पैरेलल होती है, तो वो कहाँ पे से जाती है दोस्तों, फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है। कहाँ से जाती है, फोकस से होकर गुजरती है, क्लियर है ना। तो यहाँ से आप क्या कर देते हैं, फोकस से ऐसे डालते हैं, ठीक है। ऐसा अगर आपको रूल्स पता नहीं ना लेंस के, तो आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस वगैरह, ठीक है। आपको अपवर्तन के नियम पता है, परावर्तन के नियम पता है, तो कोई रटने की वाली बात ही नहीं है इसमें। और फिर अगर यहाँ पे ओ पॉइंट से जाएगा, यानी कि मुख्य जो मध्य बिंदु से जाएगी किरण, तो वो डायरेक्टली सीधी चली जाएगी बिना किसी अपवर्तनांक के, ठीक है, बिना किसी अपवर्तन के, कोई पाथ इसका चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली यहाँ पे मिलेगी। तो 2f पर ही दोस्तों मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपकी मिलेगी, यहाँ पर इमेज बन जाएगी। और जो दोस्तों इसकी हाइट रहेगी ना,
ठीक है। जो इसकी हाइट रहेगी ना वो भी दोस्तों क्या रहेगी, अगर इसकी हाइट दोस्तों मान लेते हैं h है तो ये भी सेम हाइट की ही बनेगी, ठीक है। और केवल यही रहता अंतर कि वो केवल उल्टी हो जाती है, क्लियर ना। और जो नीचे की दोस्तों मुख्य अक्ष से नीचे की दूरियां लेते हैं अगर, ठीक है, तो माइनस में लेते हैं। तो अगर भी बाई यू के रूप में आप निकालना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो बी अगर आपका कितना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2f पे भी बन रहा है ना, तो यहाँ पे भी 2f सेम दूरी है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम दूरी है 2f, ठीक है। तो 1 आएगा, क्लियर है ना। लेकिन अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की दूरियां ली जाती हैं वो क्या होती है, नेगेटिव में होती हैं। तो माइनस का 2f लेंगे, इसलिए आपका मैग्नीफिकेशन माइनस का 1 आएगा, ठीक है ना। और अगर हाइट ऑफ इमेज से ले और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से निकालना चाहते हैं तो हाइट ऑफ इमेज जो आ रही है ना, तो नीचे साइड आ रही है मुख्य अक्ष के, यानी कि नेगेटिव में माइनस h होगी, ठीक है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपन ने h मानी ही थी, ठीक है। तो यहाँ से भी देखो माइनस का 1 आ रहा है। आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आपको केवल ये चीज़ याद रखना है कि जो लेंस का आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, v बटे यू, या फिर अगर हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। यहीं अगर मिरर की बात करते हैं, मिरर की, तो मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो आपका माइनस आ जाता है, माइनस का v बाई यू, ठीक है। आपका हो चाहे कोई भी, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, इससे मतलब नहीं है। लेंस और मिरर के लिए लेंस में प्लस होता है, प्लस का v बाई यू, और मिरर में माइनस का v बाई यू, ठीक है। और बाकी हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इसमें भी होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन द्वारा प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहलाती है। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसमें उत्पन्न प्रेरित धारा की जो उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों होता क्या है, जब किसी बंद परिपथ में अपन क्या करते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या करते हैं, बार बार परिवर्तन करते हैं, तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस घटना को ही हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला भी होता है, जो आपका विद्युत जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होगा, ईएमएफ होगा, वो उसका फार्मूला हो जाता है माइनस का चेंज इन फ्लक्स, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है। और की दर को ही आपको क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर, क्लियर है ना। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आपका बोला जा रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध, ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है बोला गया है। तो रेजिस्टेंस दोस्तों सबसे पहले अगर फॉर्मूला आपको पता होगा, तो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो इंटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे पहला क्या है, चालक की लंबाई पर तो यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया, कौन किस में निर्भर नहीं करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, चालक के तापमान पर भी निर्भर करता है, ठीक है। फॉर्मूले में नहीं है एक्चुअली में इसमें, लेकिन अगर दोस्तों किसी चालक तार का अगर आप उसका टेम्परेचर, ठीक है, अगर किसी कोई चालक है, ठीक है, कोई चालक का अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, टेम्परेचर उसका टी बढ़ा रहे हैं, तो उसका रजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, रजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा आपका, क्लियर है ना। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें आगे अपन, तो जो दूसरा है चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इसमें भी दोस्तों निर्भर करता है, वो नहीं निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा, तो चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर रजिस्टेंस का मान निर्भर नहीं करता है दोस्तों, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाकी आपसे कई बार इस प्रतिरोधकता के बारे में, यानी कि रजिस्टिविटी के बारे में पूछ लेता है, रजिस्टिविटी के बारे में पूछ लेता है। इसके बारे में ध्यान देना कि रजिस्टिविटी केवल आपके पदार्थ की और उसकी पदार्थ की प्रकृति पर ही डिपेंड करता है इसका मान, ठीक है। और ये किसी भी चालक तार की लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि अधिकांश, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों की समन्वित गति है, ठीक है।
तो यानी कि आपको जो जंतुओं में, अधिकांश जंतुओं में गति होती है, चल फिर पाते हैं वो, तो किन तंत्रों की समन्वित गति होती है, नहीं किन तंत्रों की वजह से वो नॉर्मल गति कर पाते हैं जंतु अधिकांश। ठीक है, तो केवल कंकाल और तंत्रिका तंत्र। तो कंकाल तंत्र में तो दोस्तों केवल हड्डियां ही आती हैं, और तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स वगैरह जो ब्रेन से कनेक्ट होता है। तो क्या आपका केवल हड्डी ही चलता है क्या, हड्डी ही से ही चल जाता है क्या, मसल्स भी तो जरूरी है ना। जो आपका, देखो अगर आप इनपुट देते हैं ब्रेन को, ठीक है, ब्रेन का जो आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, मसल्स में आएगा, ठीक है, पेशी में आएगा। तो मसल्स आपकी सिकुड़ना शुरू कर देंगे, उसमें एक प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से जो मसल्स होती हैं उसमें खिंचाव होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में मूवमेंट आता है। ठीक है, हड्डियों में मूवमेंट आ जाता है, और ये आपकी फिर आपकी बॉडी यहाँ पे पूरी तरह से चलने लगती है। तो इसलिए आपका चौथा राइट होगा। आपकी जो बॉडी गति कर पा रही है, ठीक है, कोई भी एनिमल की, तो वो इन तीनों तंत्रों की समन्वय से ही चल पाती है। पेशी हो, कंकाल हो और तंत्रिका तंत्र, तीनों के समन्वय से ही आपका शरीर गति कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोला जा रहा है कि जनन अंग यानी कि जर्म सेल जो होती हैं फूल के किस प्रजनक अंग में मौजूद होती हैं। तो जर्म सेल क्या कहलाती हैं, सबसे पहले जनन कोशिकाएं। ठीक है, जनन कोशिकाएं यानी कि जिनका बाद में फर्टिलाइजेशन होता है, तो आपका भ्रूण वगैरह बनता है। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि फूल के बारे में अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले जो एंथर होता है, ठीक है, फूल ऐसे कुछ बनता है ना, थोड़ा सा अगर समझेंगे आप थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऐसे, और यहाँ से ये बहुत सारे यहाँ से ऐसे निकले रहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बताते हैं, तो ये जो पार्ट होते हैं, ये वाले पार्ट यहाँ पे होता है, क्या होता है, परागकोश। ठीक है, और इसी को बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर यानी कि जो फूल का मादा नहीं पुरुष जनन अंग होता है। ठीक है, पुरुष जनन अंग, और यहाँ पे अंडाशय। ठीक है, और स्त्री केसर आपके यहाँ पे होता है। ठीक है, स्त्री केसर यहाँ पे, तो और आपका अंडाशय यहाँ पे होता है। ठीक है, तो अंडाशय, क्लियर है ना, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो जनन कोशिका फूल के लिए प्रजनन अंगक में मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे बाह्यदल, बाह्यदल तो नहीं है। ठीक है, बाह्यदल यानी कि जो हरी हरी पत्तियां यहाँ वगैरह लगी होती हैं उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, जो फूल के नीचे लगी रहती हैं। ठीक है, सैपल बोलते हैं शायद इनको। ठीक है, सैपल बादल को इंग्लिश में। पुंकेसर तो आपका यही चीज़ हो गया। उसके बाद परागकोश और बादल, बादल तो होगा नहीं, और यहाँ पे ये भी नहीं होगा बादल। पंखुड़ी, पंखुड़ी, पेटल, पीटल जो फूल के बाहर जो लगी रहती है ना पंखुड़ियाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे येलो येलो कलर की। ठीक है, तो क्योंकि तीन चार पार्ट होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका पुंकेसर और स्त्री केसर में ही आपकी जर्म सेल होती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना, ऑप्शन को हटाकर भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि एक क्या है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको ही बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप ग्रुप डी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये तो मैं बता दूं आपको पहली बात। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको एक सीट पक्की करनी है ना फ्रेंड्स, तो आपको डिटेल में बिल्कुल एक एक लाइन से आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेनी चाहिए आपको एक बार, मैं यही आपको सलाह देता हूँ। ठीक है, 9th और 10th की एनसीईआरटी पूरी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, बार बार फिर उसका रिवीजन करिए, तभी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, यही आपका एक गुड पॉइंट रहेगा अगर आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एन फेरों वाली एक क्या है, एन फेरों वाली एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। यानी कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, उसमें कितने फेरे हैं, एन फेरे हैं। और उसके बारे में बोला गया है कि के कारण उत्पन्न क्षेत्र समान धारा को वहन करने वाले समान त्रिज्या, यानी कि एक दूसरा यहाँ पे कुंडली है जिसमें पहले वाले की तुलना समान ही धारा वहन हो रही है, और समान त्रिज्या भी है। उसके एकल वृत्ताकार लूप, यानी कि केवल उसमें एक ही वृत्ताकार लूप है,
जो कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का आपको अनुपात बताना है क्षेत्र का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर कुंडली वाला, अगर ऐसे कुंडली का मतलब ऐसे ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे ये बात है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका सोलेनॉइड हुई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सोलेनॉइड, ठीक है, सोलेनॉइड यानी धारावाही प्रणाली का। तो इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर निकालना है कितना आएगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बी बराबर आपका म्यू नॉट और एन आई, ठीक है। एन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स, आई मीन्स धारा, और नीचे आपका एल हो जाता है, टोटल लेंथ बताना है सोलेनॉइड की, ठीक है। तो आपका ये समान धारा का बोला गया है और समान त्रिज्या भी है इसकी, ठीक है। तो समान त्रिज्या भी है, तो आपको जो ये सारा पार्ट है क्योंकि क्या रखना पड़ेगा, क्या, म्यू नॉट आई और एल ये कांस्टेंट है दोनों में, ठीक है, दोनों में सेम है। लेकिन जो पहले वाले में है एन फेरे हैं और दूसरे वाला जो है उसमें केवल एक ही फेरा है। तो यहाँ पे एन की जगह में ऊपर तो पहले वाले में एन रहेगा और नीचे वाले में केवल वन रहेगा, तो यही तो रेशियो बनेगा, बाकी सब कट ही जाएगा कांस्टेंट है यदि, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बाकी अगर आपको म्यू नॉट की बारे में बात करें तो इसका जो मान होता है वो आपका होता है 4 पाई × 10⁻⁷ होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली मान आप रख सकते हैं जब भी अगर एग्जैक्टली मान पूछा गया है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फ्रेंड बोला जा रहा है आपका, इसमें बोला जा रहा है कि एक तत्व कोई है ए, ठीक है, ऐसा मान लिया, वो जल के साथ अपक्रिया करके एक विलयन बनाता है, ठीक है। कोई तत्व ए है और वो क्या कर रहा है, एक कोई तत्व वो जल के साथ रिएक्शन करके एक कोई विलयन बना रहा है, ठीक है, कोई विलयन बना रहा है, जो क्या कर रहा है कि फिनोप्थलीन का जो विलयन को, फिनोप्थलीन के विलयन को क्या कर देता है, गुलाबी कर देता है, ठीक है। तो फिनोप्थलीन के विलयन को गुलाबी कर देता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फिनोप्थलीन के अगर विलयन को कोई विलयन गुलाबी अगर कर रहा है, पिंक कर रहा है, तो वो कैसा होगा, नेचर उसका कैसा होगा, क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो फिनोप्थलीन विलयन है उसको अगर उसके साथ कोई अम्ल मिलाया जा रहा है, ठीक है, कोई क्या मिलाया जा रहा है, अम्ल मिलाया जा रहा है, तो फिनोप्थलीन के विलयन का कलर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें क्या मिला दे रहे हैं, क्षार मिला दे रहे हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्षार मिला रहे होंगे तभी तो पिंक हो रहा होगा, यानी कि जो आपका यहाँ पे बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक तरह से क्षारीय होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, ठीक है। तो क्षारीय कब होगा, तो आप लोगों को पता होगा कि कोई भी अगर मेटल का ऑक्साइड है, जिससे कोई भी अगर मेटल ऑक्साइड है तो वो क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर कोई नॉन मेटल ऑक्साइड है, अधिकतर की बात कर रहा हूँ, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है तो वो कैसा होता है, आपका एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड होना चाहिए, यानी कि मेटल होगा तो कार्बन तो मेटल नहीं है, और आपका सिल्वर मेटल है, सल्फर मेटल नहीं है, ठीक है। ये तो पहले काट दीजिए। अब आपको देख सकते हैं कि सिल्वर की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सिल्वर जो है, जो सिल्वर होता है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, वह जल से क्रिया करता ही नहीं है, ठीक है। तो और अब मैग्नीशियम जो होता है, आपको पता होगा कि मैग्नीशियम आसानी से जल से रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। पोटेशियम देखो, रिएक्टिविटी टेबल आपको पता होगा, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम होता है, ठीक है। और ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम और उसके बाद कैल्शियम होता है, ठीक है। अगर क्रम से ही अगर बात करें तो इसके बारे में लिख भी लीजिए, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम फिर मैग्नीशियम फिर आपका एल्यूमिनियम होता है। तो ये जल से रिएक्शन कर लेता है आपका, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बन जाता है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड क्षारीय होगा, इसलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों मेटल तो दोनों थे, लेकिन सिल्वर तो रिएक्शन करेगा ही ना वाटर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपका, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक पेज में बन भी नहीं रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन है अगर आप देख रहे हैं, लेकिन है आसान, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, तो उसमें आपका पूरा उसी का एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम उठा के रख दिया है। इसमें बोला जा रहा है कि चित्रों ए और बी को, इसमें दो प्रकार के कोश का विभाजन को दर्शाया जाता है, और इनके संबंध में कौन सा विकल्प आपको यहाँ पे बताना है कि सही उत्तर प्रदान करेगा, ठीक है। तो पहला है, आपसे बोला जा रहा है कि कोशिका विभाजन के प्रकार क्या हैं, ठीक है। और बी है आपका कोशिका
उसका दूसरे का बताना है आपको विभाजन बी कब और कहाँ होता है। ठीक है, तो जो 1 का बताना है कि कोशिका विभाजन के प्रकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए कि पहले ऑप्शन में बताना है, पहला वाला जो दिया गया है कि कोशिका विभाजन के प्रकार आपको बताना है, और दूसरे में आपको बताना है कि जो विभाजन बी हो रहा है, यहाँ पे ये बी हो रहा है, उसके लिए कौन सा यहाँ पे और कब होता है, विभाजन कब और कहाँ होता है आपको बताना है। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा सही है, देखो ऑप्शन देखो आपका ए ये रहा, और दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। ठीक है, तो देख सकते हैं ना, क्वेश्चन का लेंथ देखिए पहले। ठीक है, तो उसकी लंबाई देखिए पहले, अगर आपने पढ़ा नहीं तो हिलेगा भी नहीं, आपसे हिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो पहला आपसे देखो, पहले ऑप्शन में सबसे पहले अगर रेस डायग्राम को देखते हैं तो पहले के लिए आपको बताना है कि कौन कौन से विभाजन है, समसूत्री है कि अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, क्योंकि दो तरह के हमारे शरीर में विभाजन होते हैं सेल में, वो होता है एक समसूत्री होता है, एक अर्धसूत्री होता है। ठीक है, तो समसूत्री की बात करते हैं अगर दोस्त, समसूत्री में क्या होता है, इसमें इस प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है कि प्रत्येक कोशिका जिसे मातृ कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो जो मातृ कोशिका से अगर कोई सेल डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पर वो सेल विभाजित होकर क्या हो जाती है, दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, तो दो समरूप संतति कोशिका बना, जैसे सेम टू सेम इनके यही एक मातृ कोशिका है, उससे दो अलग कोशिकाएं यहाँ पे बन रही हैं। ठीक है, संतति बन रही हैं। ठीक है, और इसमें जो गुणसूत्र होंगे उनमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो मात्रक जो सेल होगी उसके समान ही होगी। ठीक है, और ये दोस्तों समसूत्री हो जाएगा, ए वाला समसूत्री विभाजन। ठीक है, समसूत्री विभाजन, और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब ये वाली प्रोसेस कहाँ कहाँ पे होती है, तो शरीर के आपकी जो वृद्धि वाली जो कोशिकाएं होती हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, यानी कि आपकी बोन्स हो गई, मसल्स हो गई, यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है ना, ये सभी जगह आपका समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन। ठीक, और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे जो ये वाली चीज़ देख रहे हैं बी वाला, तो ये आपका अर्धसूत्री विभाजन है। क्या है, अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन में जो है, तो इसमें क्या होता है कि दो विभाजन, जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इससे दो की जगह क्या होती है, चार नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, तो पहले तो दो बन गई, फिर बाद में उससे दो की जगह कितनी बन गई, चार बन गई। ठीक है, तो इस तरह से आप, और इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है मातृ कोशिका की तुलना में यहाँ पे आधी हो जाती है। ठीक है, क्लियर है ना, तो ये चीज़ आप याद रखना, इसलिए इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो पहला आपका समसूत्री है, दूसरा आपका बी जो है वो आपका अर्धसूत्री विभाजन है। ठीक है, तो आपका ये तो राइट है अभी यहाँ तक पहले ऑप्शन में, और दूसरा जो है आपका ये कहाँ पे यूज, कहाँ पे उसका ये उपयोग कहाँ पे होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कौन सी सेल्स में होता है, तो ये आपका जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, यानी कि निषेचन के पश्चात यहाँ पे जो संतति निर्माण होता है उसमें क्या होता है, आपका यही होता है अर्धसूत्री विभाजन का उपयोग। ठीक है, और समसूत्री का मैंने बताया कि आपका वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में ये आवश्यक होता है समसूत्री विभाजन। तो आपका दूसरा वाला भी राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। बाकी अगर और ऑप्शन देखें तो पहले में अर्धसूत्री कर दिए तो देखो गलत हो गया, क्योंकि ए जो है समसूत्री है। ठीक है, उसके बाद ए और बी दोनों अर्धसूत्री विभाजन, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद समसूत्री अर्धसूत्री ये तो सही है, लेकिन वृद्धि के लिए शरीर कोशिकाओं के अर्धसूत्री वृद्धि की वृद्धि है, ये आपका अर्धसूत्री नहीं होता, समसूत्री होता है। ठीक है, क्या होता है, समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि किसी चालक के टर्मिनलों के बीच यहाँ पे 5 वोल्ट का क्या हो रहा है, विभवांतर आपको आरोपित हो रहा है, और इसमें से आपका दो, ठीक है, अब एम का मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध आपको बताना है। तो रेजिस्टेंस बराबर आपका V बटे I होता है। ठीक है, पता है ना आपको। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो V की वैल्यू आपकी 5 वोल्ट दी गई है, और धारा का मान 2.5 दिया गया, कि 5/2 अभी हम इसको लिख सकते हैं 5/2, और मिली का मतलब क्या होता है,
10⁻³ ठीक है। और क्योंकि मिली को हमें चेंज करना पड़ेगा ना, ऐसा यूनिट तो एम्पियर ही होती है, मिली को हमें हटाना पड़ेगा, तो 10⁻³ आ जाएगा मिली की जगह, ठीक है। और उसके बाद अगर इसको सॉल्व करेंगे अपन तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, और 10⁻³ बटे में है तो ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, यानी कि 2000 आ जाएगा, 2000 ओम आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि ये भी रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि 100 ओम, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, 100 ओम प्रतिरोध वाले एक धातु के तार को, यानी कि कोई धातु का तार है, मान लेते हैं ये जैसे धातु का तार है, इसका टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है। तो तार को क्या किया जा रहा है, मोड़ के तार की लंबाई के बराबर की परिधि वाला एक क्या किया जा रहा है, वृत्त बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि जितना इस तार की लंबाई है तो उसको मोड़कर एक सर्कल बना दिया जा रहा है, ठीक है, उतनी ही लंबाई का, ठीक है। और इसका टोटल रेजिस्टेंस तो 100 ओम था। उसके बाद बोला जा रहा है कि वृत्त के 2 व्यासता सम्मुख बिंदु के बीच यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि वृत्त के व्यास के जो 2 पॉइंट हैं, 2 सिरे हैं, ठीक है, तो उन 2 सिरों के बीच मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो इनके बीच में आपको रेजिस्टेंस बताना है, कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस बताना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। तो अब टोटल आपका जो रेजिस्टेंस था तार का वो कितना था, 100 ओम था, ठीक है। तो आधे आधे में बढ़ जाएगा क्योंकि व्यास वृत्त को 2 समान बराबर भागों में बांटता है, तो परिधि भी यहाँ पे आधी आधी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका 50 ओम हो जाएगा और नीचे वाले का भी 50 ओम हो जाएगा प्रतिरोध, ठीक है, नीचे वाले का भी 50 ओम हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 2 सिरे यहाँ पर हैं और पैरेलल में जुड़े हुए हैं, ठीक है, पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना, जैसे अपन लोग अगर समझ नहीं पा रहे हो तो ऐसे बता देते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं ना कई बार प्रतिरोध, ठीक है, कई बार प्रतिरोध आपके ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं ना कई बार प्रतिरोध, आपने देखा भी होगा। मान लेते हैं ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये 50 है, ये 50 है, ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। तो अब जब 50-50 के पैरेलल हैं तो आप इसका नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो इसमें सिंपल तो आपको रख देना, ठीक है। तो 1/r बराबर हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50, ठीक है, यानी कि 2/50, यानी कि आपका 1/25। तो जब इसका r की वैल्यू डायरेक्टली 25 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि यदि अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर के बारे में बात कर रहा है, या इसमें क्या किया जा रहा है कि किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब बनाना हो, ठीक है, किसमें, अवतल दर्पण में दोस्तों, ठीक है। अवतल दर्पण सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण बना लिया अपन ने, ठीक है। और ये आपका हमने मुख्य अक्ष बना लेते, मुख्य अक्ष बना लिया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। तो अपन मुख्य अक्ष अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं, मुख्य अक्ष ये, ठीक है, ये आपका पोल हो जाएगा, यहाँ पे एफ मान लेते हैं, और ये आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे सी वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और अवतल दर्पण पर किसी वस्तु का वास्तविक बनाना है, उल्टा बनाना है और समान आकार का बनाना है। तो सभी लोगों को पता होगा कि जब आप अवतल दर्पण में समान आकार का प्रतिबिंब बना रहे हैं तो उस वस्तु को कहाँ पे रखा जाएगा, सी पर ही रखा जाएगा, ठीक है, वक्रता त्रिज्या पर ही रखा जाएगा, तभी उसका आपका समान प्रतिबिंब बनने वाला है, ठीक है, जितनी उसकी हाइट होगी, ठीक है, समान आकार का। जैसे यहाँ से इसको रेज डालेंगे तो मुख्य अक्ष के पैरेलल जा रही है तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन में बताया भी था आपको, ठीक है, किसमें बताया था, बताया ना था, लेंस के बारे में बताया था, ठीक है। तो ऐसे जाएगी, क्लियर। और उसके बाद जब फोकस से डालोगे तो आपकी कोई जब किरण फोकस से होकर जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर बिल्कुल आपकी चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे बनी मिलेगा दोनों किरण, तो यहाँ पे आपकी समान लंबाई की आपकी इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सी पर ही आपको यहाँ पर उसका वस्तु को स्थित करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगर आप सी के लेफ्ट साइड रखते हैं ना तो आपकी जो वस्तु होगी वो हमेशा छोटी बनेगी, उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर सी के अगर आप लेफ्ट साइड यहाँ पे कहीं भी रखते हैं तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन होगा हमेशा छोटा होगा,
अगर सी के राइट साइड आप कहीं भी रखते हैं, सी के वक्र त्रिज्या के राइट साइड रखते हैं, तो यहाँ पर हमेशा आपका जो आपका इमेज बनेगा वो हमेशा बड़ा बनेगा, बड़ा साइज का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और वास्तविक और आभासी के बारे में बात करें तो अगर आप वस्तु को एफ तक, ठीक है, एफ तक कहीं भी अवतल दर्पण के एफ तक कहीं भी अगर आप रखते हैं लेफ्ट साइड या फिर एफ में भी रखते हैं तो वो हमेशा वास्तविक बनेगी। लेकिन जैसे ही आप फोकस बिंदु के राइट साइड में कहीं पे भी रख सकते हैं, रख देंगे अगर वस्तु को, तो उसका जो इमेज बनेगा आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा। और वास्तव आभासी जो प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है, ये भी बात पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखना। मैं लिखता कम हूँ, बोलता ज़्यादा, तो मेरा जो बातें होती ना उसमें ध्यान दिए करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि रंगहीन लवक यानी कि कलरलेस यहाँ पे प्लास्टिक कौन सा होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लवक, लवक क्या होता है आपका प्लांट, ठीक है, प्लांट सेल में पाया जाने वाला एक आपका कोशिकांग है। ठीक है, प्लांट सेल में पाया जाता है और ये एक ऐसा कोशिकांग है दोस्तों केवल जो प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में आपको प्लास्टिड नहीं पाया जाता। ठीक है, प्लास्टिड में दोस्तों कई प्रकार होते हैं। ठीक है, प्लास्टिड में एक क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, और एक होता है ठीक है क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, सॉरी, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्या होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट में अगर दोस्तों क्या है आपका वो ग्रीन कलर का, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट अगर उसमें पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं, क्लोरोप्लास्ट कह देते हैं अगर उसमें ग्रीन पिगमेंट, क्या, हरित लवक, हरित लवक, ठीक है, हरित लवक पाया जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्लोरोप्लास्ट कह देंगे। अगर और क्रोमोप्लास्ट हो गया एक प्लास्टेड, और एक हो जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता। ठीक है तो इसलिए रंगहीन लवक भी इसको बोल देते हैं अपन लोग। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है आपका कि दी गई रासायनिक अपक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियां क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, तो ऑक्सीकारक दोस्तों कौन होगा, ऑक्सीकारक वो होगा जिसका आपका रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, ये आप पॉइंट याद रखना, रिडक्शन। ठीक है, जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीकारक होगा, नहीं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा होगा दोस्तों वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, यानी कि अपचायक होगा। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम और Fe2 यानी कि फेरस ऑक्साइड है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जा रहा है, यानी कि एल्यूमिनियम के साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना तो ये आपका कैसा कार्य करेगा, एल्यूमिनियम कैसे कार्य कर रहा है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसमें, तो ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन हो रहा है ना कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो अब रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि लास्ट में बोला गया है। ठीक है, अपचायक के रूप में कौन कार्य कर रहा है, तो अपचायक के रूप में लास्ट में एल्यूमिनियम आना चाहिए। तो लास्ट में एल्यूमिनियम आना चाहिए, तो आपका ये तो होगा नहीं, आयरन दिया गया है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी आयरन, आयरन के बारे में, ठीक है, एल्यूमिनियम तो इसमें लास्ट में दिया गया, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में जो बोला जा रहा है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकारक के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में बोला जा रहा है आयरन। तो आयरन दोस्तों कभी भी, आयरन जो आपका उत्पाद है, उत्पाद का कभी भी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कोई भी नहीं होता। ठीक है, हमेशा लेफ्ट साइड जो रिएक्शन होती है उसके लेफ्ट साइड में जो पदार्थ होते हैं उन्हीं के बारे में चर्चा होती है कि वो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है, कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि अपचायक एजेंट है। ये सारी चीज़ें इसी के बारे में होती हैं लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम का तो आपको पता हो गया कि ये आपका किसके रूप में कार्य कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। ठीक है, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है। और FeO3 इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, क्योंकि इधर Fe2O3 है
और इधर आपका केवल F ही बचा, तो इसका ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एजेंट। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा आपका, Fe2O3 हो जाएगा, और अपचायक क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट नोट्स कर लिए होंगे आपने, समझ। देखो क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक क्रमशः डैश और से शुरू होते हैं और डैश पर समाप्त होते हैं। तो ये तो बेसिक सा आपको केवल याद ही रखना है कि हाइड्रोजन से न्यूलैंड साहब का अष्टक शुरू होता था और थोरियम पे जाके ख़त्म हो जाता था। ठीक है, थोरियम TH। ठीक है, बस यही पॉइंट याद रखना है। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि मनुष्यों में जो आलिंग शूद्र, ठीक है, नहीं, ये ऑटोसोम के डैश युग्म होते हैं। युग्म यानी कि पेयर बताना है। ठीक है, यानी कि ऑटोसोम जो आपके होते हैं, तो वो कितने होते हैं। ठीक है, तो ऑटोसोम्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में वो कितने होते हैं, आपको पता होगा 46। 46 यानी कि आप अगर बात करते हैं पेयर में तो 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर। ठीक है, 23 जोड़े। तो इन 23 जोड़ में दोस्तों जो 22 पेयर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मेल और फीमेल में क्या होते हैं, सेम होते हैं, एक्स एक्स ही होते हैं। ठीक है, और जो वन पेयर, जो लास्ट पेयर बच जाता है, वन पेयर होता है, पेयर यानी कि दो, तो इसमें जो मेल के लिए हो जाता है वो एक्स वाई हो जाता है। ठीक है, वो मेल के लिए हो जाता है। अगर यहाँ पे अगर जो लास्ट पेयर है, 23वां पेयर है, ठीक है, तो उसमें अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है तो यहाँ पे आपका बन जाता है फीमेल। ठीक है, फीमेल। तो जो ऑटोसोम किसे बोलते हैं, जो जो मादा और पुरुष में समान होते हैं। ठीक है, तो 22 पेयर जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर 22 पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि धातु ऑक्साइड समानतः डैश प्रकृति के होते हैं। तो मैंने इसके पहले आपको क्वेश्चन में बताया ना था, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन रहा था वो कैसा होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। धातु ऑक्साइड जो समानता होते हैं, नॉर्मली बात करें तो वो आपके क्षारीय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपको याद रखना है पॉइंट। क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि आपका जो एल्कोहल होता है वो सोडियम के साथ अपक्रिया करके यहाँ पे कौन सी गैस का निर्माण करेगा, किस गैस की निर्माण करेगा। तो सबसे पहले एल्कोहल के बारे में बात करें तो एल्कोहल कौन सा होता है जिसमें आपका फंक्शनल ग्रुप OH हो। ठीक है, तो आपका इसके लिए सबसे पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जो एल्कोहल का फार्मूला होता है वो होता है आपका और यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं एल्कोहल का, जैसे हम एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मेथेनॉल, एथेनॉल, जैसे एथेनॉल ही ले लेते हैं अपन, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH होता है। इसमें बोला जा रहा है कि अगर आप सोडियम इसमें सोडियम से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बन जाता है C2H5 और O, और हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा सोडियम, क्योंकि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होती है सोडियम धातु। ठीक है, और प्लस में आपका हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ बनती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, और ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि किसी दिए गए पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल आपको बताना है। तो मैंने सबसे जो इसके पहले क्वेश्चन कराया था ना, तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने फार्मूला बताया था कि जो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होता है उसका फार्मूला वो होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल C बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिसमें अपन का अपवर्तनांक दिया गया है। ठीक है, तो अपवर्तनांक आपका 1.5 दिया गया, नहीं 3.2, 3/2 इक्वल टू 3 × 10⁸ दिया गया। अब V आपको निकालना, V की वैल्यू, तो इधर V भेज दीजिए, और 3/2 जब नीचे आएगा तो ऊपर आपका कितना, 3 से 3 यहाँ पे भी काट सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि V की वैल्यू डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि 2 × 10⁸ आ जाने वाली है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी है।
इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप लोग, ठीक है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, ठीक है, वो आपके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, जिसका आप अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स बोला जा रहा है कि डैश बनाने में ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ईस्ट का काम क्या होता है। तो आप देख सकते हैं, तो ईस्ट दोस्तों करता क्या है, सबसे पहले अगर आप जानते होंगे पार्विक एसिड, ठीक है, C3H4O3, ठीक है, पार्विक एसिड इसको क्या कर देता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पर अगर ईस्ट है तो क्या कर देता है, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल यानी कि C2H5OH में, और उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक एल्कोहल बन जाता है जिसको ही शराब कहते हैं, ठीक है। तो आपका ईस्ट का यही उपयोग किया जाता है शराब बनाने में, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आसानी से ये पार्वेट एसिड को आपका एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में आपका बदल देता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला जा रहा है क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्न में से किस समूह के तत्वों में अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रकृति होती है। तो अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रकृति, अम्लीय ऑक्साइड कौन से होते हैं, नॉन मेटल वाले कि मेटल वाले, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो अम्लीय ऑक्साइड दोस्तों कैसे होते हैं, नॉन मेटेलिक, ठीक है, नॉन मेटेलिक। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय ऑक्साइड के होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल बनाने की प्रकृति यहाँ यानी कि अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रकृति किसमें होगी, नॉन मेटल में, ठीक है। तो नॉन मेटल यानी कि अधातु, तो अधातु किसमें होंगे, वन में तो दोस्तों धातु होती हैं ज़्यादातर, ठीक है, हाइड्रोजन के अलावा, और दूसरे ग्रुप में भी दो धातुएं होती हैं, ठीक है, और बनाने की प्रवृत्ति होगी, ठीक है। तो आपका 16वां जो समूह होगा ना दोस्तों, उसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी इसकी नॉन मेटलिक, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, जैसे आवर्त सारणी के समूह बने हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अगर इसमें समूह में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं साइड से दाएं साइड की साइड अगर हम जा रहे हैं, तो उनकी जो मेटलिक प्रॉपर्टी है वो घटती जाती है, और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी वो बढ़ती जाती हैं। यानी कि अधातुएं दोस्तों ज़्यादातर दाएं साइड ही मिलेंगी। तो आपका इसलिए 16वां ऑप्शन ही 16वां ग्रुप ही राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, ठीक है, पर 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। दोस्तों अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज मिला हो, सेशन को ज़रूर लाइक करें, और अपने जो दोस्तों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर किया कीजिए, ठीक है। स्टडी ग्रुपों में आप इसको अगर 1-2 स्टडी ग्रुप में शेयर कर देते हैं तो थोड़ा बहुत व्यू आएगा, तो अपन को भी और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और अच्छे से अगर आप थोड़ा सा और टाइम देके और मेहनत करके आपको और अच्छे से अपन को समझाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और टेलीग्राम चैनल के लिए आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम, तो वहाँ पे ज़रूर जुड़ के PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।